नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शरद कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर केबीसी नैनो किताब से बिहार समझ पा रहा हूँ, जो कि आपका ये किताब सब्जेक्टिव किताब है, थ्योरी बेस्ड किताब है। इस किताब से पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है आपका मौर्य प्रशासन। ठीक है, तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मेगास्थनीज कृत इंडिका में है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पाली प्रोथा कहा है। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मेगास्थनीज कृत इंडिका में है और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पाली प्रोथा कहा है। भारत में सर्वप्रथम मौर्य शासन काल में ही राष्ट्रीय राजनीतिक एकता स्थापित हुई थी। मौर्य प्रशासन में सत्ता का सुदृढ़ केंद्रीकरण था, परंतु राजा निरंकुश नहीं होता था। मौर्य काल में गणतंत्र का ह्रास हुआ और राजतंत्रात्मक व्यवस्था सीढ़ी हुई। तो मौर्य काल में गणतंत्र का ह्रास हुआ और राजतंत्रात्मक व्यवस्था सीढ़ी हुई। कौटिल्य ने राज सप्तांग के सिद्धांत के साथ अंग निर्दिष्ट किए: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। तो कौटिल्य ने राज सप्तांग के सिद्धांत के साथ अंग जो है निर्दिष्ट किए: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। ठीक है। केंद्रीय प्रशासन अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारियों को तीर्थ कहा गया। तो केंद्रीय अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारियों को तीर्थ कहा गया और इनकी संख्या 18 थी। अधिकतर स्थानों पर इन्हें महामात्य की संज्ञा दी गई। सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ या महामात्य मंत्री और पुरोहित थे। ठीक है। तो केंद्रीय प्रशासन अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारियों को तीर्थ कहा गया, इनकी संख्या 18 थी और अधिकतर स्थानों में इन्हें महामात्य की संज्ञा दी गई। सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ या महामात्य मंत्री और पुरोहित थे। सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त सैन्य द्वारा जो है निर्दिष्ट। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और नौसेना की व्यवस्था थी। और सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी अनंतपाल कहलाता था। तो सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी अनंतपाल कहलाता था और यह सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक था। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही और 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित थी। तो मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही और 9,000 हाथी तथा 800 रथ से सुसज्जित थी। तो ये आपका जो है मौर्य सम्राट अशोक के समय का ये आपका जो है इलाका था पूरा ये। ठीक है। ये आपका शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, तक्षशिला से लेके आपका कंधार से लेके बैराहट, भब्रू, कालसी, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, सारनाथ, ठीक है, लौरिया, नंदनगढ़, पाटलिपुत्र, राजगीर, ठीक है, ताम्रवृत्ति, बराबर, गया, रूपनाथ। ठीक है। ये आपका शिशुपाल, धौली, जौगढ़, ये आपका पूरा जो इलाका था ये आपका जो है अशोक का इलाका था। ठीक है। ये पूरा मौर्य साम्राज्य का था। ठीक है, ये पूरा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्रांतीय प्रशासन। तो पढ़ते हैं प्रांतीय प्रशासन के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से सजाने के लिए अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था। प्रांतों को चक्र भी कहा जाता था। तो प्रांतों को चक्र भी कहा जाता था। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था और सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। प्रांतों चक्रों का प्रशासन राजवंशी कुमार नामक पदाधिकारियों द्वारा होती थी। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था और प्रांतों को चक्र भी कहा जाता था। ठीक है। तो प्रांतों को जो है चक्र भी कहा जाता था। समझ गए। और कुमार मात्र की सहायता के लिए प्रत्येक प्रांत में महामात्र नामक अधिकारी होते थे और शीर्ष पर साम्राज्य का केंद्रीय प्रभाग तत्पश्चात प्रांत आहार विषय में विभक्त था। ग्राम प्रशासन निम्न की इकाई थी। तो ग्राम प्रशासन की निम्न इकाई थी और आहार विषयपति के अधीन होता था। तो आहार आपका विषयपति के अधीन होता था। जिले के प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। गोप 10 गांव की व्यवस्था करता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य शासन का नगरीय प्रशासन 6 समितियों में विभक्त था। तो गोप 10 गांव की व्यवस्था करता था और मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य शासन का नगरीय प्रशासन 6 समितियों में विभक्त था। ठीक है। नेक्स्ट आपका नगरीय प्रशासन। तो नगर में अनुशासन बनाए रखने के लिए तथा अपराधों पर नियंत्रण रखने हेतु व्यवस्था की थी, जिसे रक्षित कहा जाता था। तो नगर में
अनुशासन बनाए रखने के लिए, तो नगर में अनुशासन बनाए रखने के लिए तथा अपराधों पर नियंत्रण रखने हेतु व्यवस्था थी, जिसे रक्षित कहा जाता था। ठीक है, यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नगर प्रशासन में 3 प्रकार के अधिकारी होते थे: एग्रोनोमल जिलाधिकारी, एंटीनोमल नगर आयुक्त तथा सैन्य अधिकारी। ठीक है, तो यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नगर प्रशासन में 3 प्रकार के अधिकारी होते थे: एग्रोनोमल जिलाधिकारी, एंटीनोमल नगर आयुक्त तथा सैन्य अधिकारी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बॉक्स दिया नगर प्रशासन का, तो आपका यहाँ पर नगरीय प्रशासन का दिया, तो आपका समिति जो आप, और इधर आपका समिति का नाम, इधर आपका विशेष किस विभाग में विशेष थे। ठीक है, तो आपका जो प्रथम समिति था वो आपका जो उद्योग शिल्पों का निरीक्षण कर रहा था, तो प्रथम समिति आपका उद्योग शिल्पों का निरीक्षण कर रहा था। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख कर रहा था, तो द्वितीय समिति आपको विदेशियों का देखरेख कर रहा था। तृतीय समिति जनगणना की देखरेख कर रहा था। चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था कर रहा था। पंचम समिति विक्रय की व्यवस्था कर रहा था और निरीक्षण कर रहा था। और षष्ठम समिति आपका बिक्री कर व्यवस्था को देखता था। ठीक है, तो उद्योग शिल्पों का निरीक्षण कौन का प्रथम समिति देखता था, विदेशों की देखरेख द्वितीय समिति के अंतर्गत, जनगणना आपका तृतीय समिति, व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था चतुर्थ समिति, विक्रय की व्यवस्था निरीक्षण पंचम समिति और बिक्री कर की व्यवस्था आपका षष्ठम समिति। ठीक है, तो ये आपका नगरीय प्रशासन था। नेक्स्ट आपका है ब्राबर एवं नागार्जुनी गुफाएं। तो ब्राबर एवं नागार्जुनी गुफाएं क्या है, तो पढ़ते हैं आपका ब्राबर गुफाएं। तो बिहार में गया के निकट ब्राबर गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं, और इनमें ज्यादातर का संबंध मौर्य काल 323 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व से है। कुछ गुफाओं में अशोक के शिलालेखों को देखा जा सकता है। ये गुफाएं बिहार के गया से करीब 24 किलोमीटर 16 मील दूर वर्तमान के जहानाबाद जिला में स्थित था। मौर्य काल की ये गुफाएं जहानाबाद जिला में स्थित ब्राबर 4 गुफाएं और नागार्जुनी 3 गुफाएं की जुड़वा पहाड़ियों में स्थित है। और ब्राबर की गुफाओं में से, तो ब्राबर की गुफाओं से 1.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नागार्जुनी पहाड़ी की गुफाओं में नागार्जुनी पहाड़ी की गुफाओं को नागार्जुनी गुफाएं कहा गया है। ठीक है, चट्टानों को काटकर बनाए गए ये कट अशोक ने और उसके पौध दशरथ द्वारा निर्मित 3री शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित है। यद्यपि वे स्वयं बौद्ध है, लेकिन एक धार्मिक सहिष्णुता के नीति के तहत उन्होंने विभिन्न जैन संप्रदायों को भी पनपने का अवसर दिया। ठीक है, इन गुफाओं का उपयोग आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा किया जाता था और इस संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल द्वारा की गई थी। इसके अलावा इस स्थान पर चट्टानों से निर्मित कई बौद्ध जो है आपका हिंदू मूर्तियां भी पाई गई है। ठीक है, ब्राबर पहाड़ियों में 4 गुफाएं शामिल है। तो ब्राबर पहाड़ियों में 4 गुफाएं शामिल है: कर्ण, चौपर, लोमस ऋषि, सुदाम और विश्व झोपड़ी। ठीक है, सुदाम और लोमस ऋषि गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई जाने वाली गुफाओं की वास्तुकला के सबसे अग्रिम उदाहरण है। इनमें मौर्य काल में निर्मित वास्तुकला संबंधी विवरण मौजूद हैं। इसके बाद की सदियों में गुफा वास्तुकला महाराष्ट्र में पाए जाने वाले विशाल बॉल चेक के रूप में प्रतिबिंबित होता है, जैसे अजंता और कारले की गुफाएं। लोमस ऋषि गुफा, तो मेहराब की तरह आकार वाली गुफा ऋषि गुफाएं एकास्मक चट्टानों को काटकर और तराश कर बनाई गई और द्वार के मार्ग पर हाथियों के एक पंक्ति स्तूप के स्वरूपों के ओर घुमावदार दरवाजे के ढांचे के साथ आगे बढ़ती है। गुफा के प्रवेश द्वारा 2 शिलालेख मिलते हैं, जिसमें गुप्तोत्तर काल के मौखरी शासकों शार्दुल वर्मन एवं उसके पुत्र अनंत वर्मन का उल्लेख है। एक दूसरे ब्राह्मी अभिलेख में इस जगह को गोरखगिरी नाम से उल्लेख किया गया है। सुदामा गुफा, यह गुफा 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा समर्पित किया गई थी और इसमें एक आयताकार मंडप के साथ वृत्तीय मेहराबदार कक्ष बना हुआ है। कर्ण चौपर गुफा, तो यह पॉलिश युक्त सतहों के साथ साथ एक एकल आयताकार कमरे के रूप में बना हुआ है, जिसमें ऐसे शिलालेख मौजूद हैं जो संभवतः 245 ईसा पूर्व के हैं। कुछ इतिहासकार इसे महाभारतकालीन भी मानते हैं। विश्व झोपड़ी गुफा, तो इसमें 2 आयताकार कमरे मौजूद हैं जो चट्टानों को काटकर बनाए जा गए हैं और आजीविकों को समर्पित इस गुफा में अशोककालीन शिलालेख मिलते हैं। अपने शासन के 12वें वर्ष में इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। ठीक है, तो विश्व झोपड़ी गुफा, इसमें 2 आयताकार कमरे मौजूद हैं जो चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं और आजीविकों को समर्पित इस गुफा में जो है अशोककालीन शिलालेख मिलते हैं और अपने शासन के 12वें वर्ष इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था।
नागार्जुनी गुफाएं, तो नागार्जुन के आसपास की गुफाएं बराबर गुफाओं से छोटी एवं नई है। ये तीन गुफाएं इस प्रकार हैं। तो गोपिका गुफा, तो यह नागार्जुनी गुफा, यह नागार्जुनी पहाड़ी की 3 महत्वपूर्ण गुफाओं में से सबसे बड़ी गुफा है। शिलालेख के अनुसार इन्हें लगभग 232 ईसा पूर्व में राजा दशरथ द्वारा आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को समर्पित किया गया था और इस गुफा की छत मेहराबदार है। वापी याका गुफा, तो वापी याका गुफा यह भी अशोक के पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित है और जिसे आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को समर्पित किया गया था। वेदातिक, तो वेदातिक गुफा या वापियाका, तो यह वापियाका गुफा के निकट पश्चिम में स्थित है और यह भी आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को समर्पित था। ठीक है, निशा का स्मरणीय तथ्य एक नजर में समृद्ध देखते हैं। तो सम्राट अशोक ने बिहार प्रांत में नागार्जुन पहाड़ी व बराबर को कटवाकर 2 शैलकृत गुफाओं का निर्माण करवाया था। बराबर की गुफाओं में लोमस ऋषि की गुफा तथा गोपिका गुफा उल्लेखनीय है। चौथी गुफा में 5वीं शताब्दी के मौखरी शासक अनंत वर्मा का लेख अंकित है। नागार्जुन पहाड़ी की 3 गुफाओं में अशोक के पौत्र देवनाम प्रिय दशरथ के अभिलेख अंकित है, जो भिक्षुओं के आजीवक संप्रदाय के लिए दी गई थी। बराबर पहाड़ी पर भी स्थित 4 में से 3 गुफा में अशोक के शिलालेख होने से यह ज्ञात होता है कि 2 गुफाएं अशोक द्वारा शासन के 12वें वर्ष और क्रमशः 19वें वर्ष भिक्षुओं को दी गई थी। इन गुफाओं को अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के निवास के लिए बनवाया था। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में मौर्यों को वृषल कहा गया। तो विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में मौर्यों को वृषल कहा गया। कौटिल्य चाणक्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन राजनीतिक इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत था। मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका ग्रंथ मौर्यों के शासन व्यवस्था को जानने का सबसे अच्छा स्रोत है। अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रावणबेलगोला कर्नाटक स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर शरीर त्याग दिया था। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रियदर्शी से संबोधित किया गया है। सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में अशोक नाम का उल्लेख मिलता है, जिसका अतिरिक्त गुजरात, नेतुर, मध्य प्रदेश और उड़गेउलम कर्नाटक के अभिलेख में भी अशोक के नाम से संबोधित किया गया है। कलहल की राज तरंगिनी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में बितास्ता झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नामक शहर की स्थापना की थी। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में पाली एवं लिखित रूप में ब्राह्मी को अपनाया। अभिलेखों द्वारा प्रजा को संदेश देने की प्रेरणा अशोक को संभवतः ईरानी शासक डेरियस से मिली थी। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरामाइक लिपियों में मिलते हैं। तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरामाइक लिपियों में मिलते हैं। मौर्य काल में काशी, बंग, पुंड्र, कलिंग एवं मालवा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। मौर्य काल में कारसापन चांदी एवं तांबे का, सुवर्ण सोने का, मांस भाषक और काकनी तांबे का सिक्का प्रचलित था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट बृहदर था। तो मौर्य सम्राट का अंतिम सम्राट बृहदर था। 185 ईसा पूर्व में बृहदत्त की हत्या कर उसके सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट बृहदर था। 185 ईसा पूर्व में बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी खारवेल द्वारा विजित की गई। तो बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी खारवेल द्वारा विजित की गई। पाटलिपुत्र के दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की प्रतिमा मौर्य काल का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो पाटलिपुत्र के दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की प्रतिमा मौर्य काल का उत्कृष्ट उदाहरण है। पटना के कुम्हार से लकड़ी के बने मौर्यकालीन राजप्रसाद को भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अशोक के समय में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को रज्जु कहा जाता था। तो अशोक के समय में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को रज्जु कहा जाता था। मौर्य काल में समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख था और कलिंग नरेश खारवेल महामेघवाहन वंश चेदी वंश से संबंधित था। तो कलिंग नरेश खारवेल महामेघवाहन वंश चेदी वंश से संबंधित था। ठीक है, तो इस प्रकार पढ़ा आज का वीडियो। तो आज के बाद कल हम पढ़ेंगे आपका मौर्योत्तर काल में बिहार। ठीक है।